नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको जीन पियाजे के थ्योरी को बता रहा था। जीन पियाजे, ठीक ना। बीच में नेटवर्क इशू आ गया जिस वजह से वीडियो पहला वाला उसी पे कट गया था। चलिए उसी के आगे का हम फिर से पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको जीन पियाजे पढ़ा रहा था और जीन पियाजे में मैंने आपको दो सिद्धांत मैंने जीन पियाजे का बताया था। आज इसी क्रम में हम तीसरे सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए, तीसरा जो इनका सिद्धांत है जीन पियाजे का, जो जीन पियाजे का जो तीसरा सिद्धांत है वो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप जीन पियाजे का तीसरा सिद्धांत सीखेंगे, देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का जो तीसरा सिद्धांत है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे का तीसरा सिद्धांत है। अब लोग हिंट करेंगे तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दो तक का पार्ट हो गया था। पहला पार्ट 1 देखने के बाद ही इसको देखेंगे, ठीक ना। पहला वीडियो बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से पहला वीडियो कट हो गया, तो ये दूसरे वीडियो पे फिर से हम जीन पियाजे पार्ट 2 लेकर आपके लिए आए हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमारा ये पार्ट है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी इनकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इनकी जो एज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वो होती है सर 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। अब आपको ये देखना 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या क्या करता है। 7 से 11 वर्ष इनकी एज होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक ना। अब आपको ये देखना कि 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या क्या करता है। आइए सर देखते हैं। तो देखिए सर, 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या क्या करता है। पहली चीज तो बच्चा जो होता है इसमें वो गणितीय संक्रिया करना प्रारंभ करता है। गणितीय संक्रिया मतलब क्या, बच्चा क्या होता है वो जोड़ घटाव गुणा भाग करता है, नहीं करता। अब 7 वर्ष का बच्चा हो गया तो 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना प्रारंभ करता है, नहीं करता, ठीक ना। तो पहली चीज बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा इसमें गणितीय संक्रिया करना प्रारंभ करता है, ठीक। जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, जोड़ घटाव गुणा, ये सारी चीजें बच्चा क्या करता है वो करना प्रारंभ करता है। ये हो गया आपका क्या, गणितीय संक्रिया पहला। अब लिखेंगे इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया करना प्रारंभ करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीजें। फिर इस अवस्था में बच्चा और क्या करता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा, आप बहुत ध्यान समझना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताते हुए चल रहा हूँ। जो इसमें देखिए, पहली बात तो जो संरक्षण का अभाव था बच्चों के अंदर, यानी कि मूल वस्तु में जब हम परिवर्तन कर देते थे तो बच्चा भूल जाता था मूल वस्तु को, लेकिन नहीं, अब इस अवस्था में जो संरक्षण का अभाव होगा वो अब नहीं रहेगा। संरक्षण का अभाव अब नहीं रहेगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है अगर हम कोई मूल वस्तु है उसमें परिवर्तन करके दे दे बच्चे को, तभी वो पहचान लेगा कि वो यही मूल वस्तु है, समझे ना। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव अब नहीं रहता है। समझ में आ रहा है ना। इस अवस्था में सर बच्चों के अंदर संरक्षण का अभाव खत्म हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई मूल वस्तु है, अगर मान लीजिए हम कोई मूल वस्तु है, अगर हम उसमें परिवर्तन करके उसे दे दे, फिर क्या होगा, अगर हम उससे पूछें बताओ ये नई वस्तु है, वो तुरंत पहचान लेगा नहीं ये नई वस्तु नहीं, ये पुरानी वाली ही वस्तु है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है संरक्षण का अभाव जो रहता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी इसमें अब बच्चा पहचानने लगता है। समझ में आ गया ना ये चीज। फिर देखिए, इसमें जो होता है बच्चा वो चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो ये होगा आपका कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन मतलब क्या होता है, सोचना। चिंतन का मतलब क्या होता है, सोचना। अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप लिखेंगे कि इस एज में बच्चा क्या होता है वो चिंतन करना प्रारंभ करता है, सोचना वो प्रारंभ करता है। चिंतन प्रारंभ क्या, कि जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि चूंकि हम मैथ, मान लीजिए अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम कहते हैं राम के पास 2 पेन है, श्याम के पास 3 पेन है, तो बताओ टोटल कितने पेन हो गए। अब बच्चा इसको सोचता है कि नहीं सोचता, वो चिंतन करता नहीं करता कि राम के पास 2 पेन, फिर श्याम के पास 3 पेन यानी 3 पेन, 2 पेन यानी 3 2 5 पेन, वो सोचता है कि नहीं सोचता, चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, चिंतन करना प्रारंभ करता है। इस एज में बच्चा क्या करता है वो चिंतन करना प्रारंभ करता है, ठीक ना।
इस एज में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये आप ध्यान देंगे, चिंतन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक चिंतन है, एक चिंतन अभी और आएगा अगली अवस्था, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस अवस्था में बच्चा चिंतन केवल करना प्रारंभ करेगा, बस चिंतन प्रारंभ करता है। एक चिंतन और होता है, हम आगे बताएंगे आपको। तो इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया करता है, दूसरा संरक्षण का अभाव खत्म हो जाता है, और तीसरा इसमें क्या करता है, बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक, फिर देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, बांटना प्रारंभ करता है। जैसे बांटना प्रारंभ क्या करता है, जैसे अगर हम उससे कह दें, अगर हम उसके पास कई सारे वस्तु रख दें, जैसे हम उसके सामने पेन रख दें, उसके सामने हम पेंसिल रख दें, उसके सामने हम जो है किताब रख दें, और उससे कहें बताओ इसको छांटो, वो पेन पेंसिल किताब सब अलग अलग करना प्रारंभ कर देता है। यानी वो प्रारंभ कर देगा कि पेन ये है, पेंसिल ये है, किताब ये है, यानी वो सारी चीजें वर्गीकरण की भावना उसके अंदर आ जाती है। ठीक ना। और जैसे वर्गीकरण में, जैसे अगर हम उससे कहते हैं गणित मान लीजिए, हिंदी मान लीजिए, उसे अगर हम कह दें, और इंग्लिश मान लीजिए, अंग्रेजी, तो वो तुरंत बांट लेता है कि ये गणित है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, यानी सब चीज वो पहचानना प्रारंभ कर देता है, यानी क्लासिफिकेशन करना वो स्टार्ट कर देता है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया वर्गीकरण करना। तो इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया करता है, संरक्षण करता है, चिंतन आरंभ करता है, और चौथा वर्गीकरण करना प्रारंभ करता है। आइए सर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा सिद्धांत है जीन पियाजे का, लास्ट सिद्धांत है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या इसी को हम कहते हैं अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वो मूर्त था, ये अमूर्त है, अभी हम आपको बता रहे हैं मूर्त अमूर्त भी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पार्ट 1 देखिए पहला गया है, इसके बाद ये दूसरा पार्ट है, जीन पियाजे का दूसरा पार्ट है, वो पार्ट 1 है। ठीक ना। पार्ट 1 पार्ट 2 दो में है। आप यकीन मानिए अगर दोनों पार्ट देख लेंगे, जीन पियाजे आपको कभी नहीं भूलेगा, मेरा वादा है आपसे, ये जान लीजिए। जीन पियाजे आप कभी नहीं भूलेंगे, जीन पियाजे से हर एक क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। बस जितना हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसी का एक नोट्स बना लीजिएगा बस अच्छे से। चलिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए सर, एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। मूर्त मतलब क्या होता है कि जो चीज बच्चों को दिखाई दे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब क्लास 1, 2, 3 में बच्चा पढ़ता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम दिखाते हैं कि बच्चा देखो ये 2 पेन है, हम उसे 2 पेन दिखाते हैं, ये 3 पेंसिल है, हम उसे दिखाते हैं नहीं दिखाते, 2 पेन है 3 पेंसिल है, तो दिखाकर बताओ ये टोटल कितने हो गए। बच्चा गिनता है 1 2, फिर गिनता है 1 2 3, यानी 3 2 5, यानी 5 हो गए। तो ये मूर्त हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, मूर्त हो गया। यानी बच्चा चिंतन तो कर रहा है, बच्चा वहां पे चिंतन कर रहा था नहीं, इसके पहले वाले में मैंने बताया था अभी कि बच्चा चिंतन आरंभ करता है, चिंतन किया, लेकिन वो कैसा चिंतन किया था, उसने मूर्त चिंतन किया था, यानी वस्तु को देखने के बाद उसने चिंतन किया था। ये क्या है, ये आपका अमूर्त या औपचारिक है। अमूर्त का मतलब क्या होता है सर, अमूर्त का मतलब ये होता है, अच्छा देखो पहले इसकी एज देख लो आप, इसकी एज जो है, ये जो मैंने अवस्था बताई, इसकी एज 11 से 15 वर्ष होती है। 11 से कितनी वर्ष होती है, 15 वर्ष होती है, यानी लगभग बच्चा क्लास 10th में पहुंच गया है। 11 से 15 वर्ष इसकी एज होती है। अब आप बताओ 15 वर्ष का बच्चा है, क्लास 10th में बच्चा है, आप उसे मैथ के क्वेश्चन देते हो तो वह क्या पेंसिल पहले रखिए कि फिर उसे गिनता है, नहीं, आप उसे क्वेश्चन देते हो वो तुरंत मान कर लगाना प्रारंभ करता है। तो अमूर्त कर रहा है कि नहीं, बिना देखे वो चिंतन कर रहा है कि नहीं करता। जैसे हम कहते हैं उसके बाद, माना आप क्वेश्चन देते हो, माना राम के पास 2 पेंसिल है, तो वो कहता है 2x, मानता है कि नहीं मानता, बताओ, वो तुरंत मान लेता है कि 2x पेंसिल है। श्याम के पास 3y कलम है, पेन है, वो करता है नहीं करता, बताओ मान रहा है कि नहीं मान रहा। यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे अमूर्त चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो बच्चा नहीं देख रहा है उसको भी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इस चिंतन में बताइए, कर रहा है ना। तो इसी वजह से इसे हम अमूर्त कहते हैं। यानी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, एज कितनी है, 7 से 11 वर्ष है। पहले ही आप लिखेंगे कि इसमें बच्चा अमूर्त, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, सीटेट का क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है, तो लगभग सारे लोगों ने ये मार दिया था। ठीक नहीं, चिंतन प्रारंभ करता है तो वो रहेगा मूर्त में, और अगर पूछेगा किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है, तब वो रहेगा कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तब आपका रहेगा कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक ना। आइए सर,
तो पहला आप लिखेंगे इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। अमूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन करता है, यानी बिना देखे ही वो चिंतन कर देता है। जैसे राम के पास 2x पेन है, 3y पेंसिल है, इसको देखने के बाद वो चिंतन प्रारंभ करता है, ये चीज। दूसरा है सर, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा तार्किक गणना करता है। तार्किक गणना क्या है? रीजनिंग। इसमें बच्चे के अंदर रीजनिंग आप पढ़ते हैं ना, इसमें बच्चा तार्किक गणना प्रारंभ करता है। रीजनिंग जो होता है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, अभी हम बता रहे हैं तार्किक गणना। देखिए जैसे तार्किक गणना ये है, जैसे हम कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम के पिता का भाई, जैसे होता है ना, राम के पिता का भाई श्याम का चाचा है, तो बताइए वो आपका कौन क्या लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो बच्चा उसको क्या करता है, उसको सोचना प्रारंभ कर देता है और सोच कर वो आंसर देने का प्रयास करता है। इसी को हम रीजनिंग कहते हैं। तार्किक मतलब होता है रीजनिंग। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कहा जाता है कि आपके पिता की मम्मी की बहन उनकी मौसेरी चाची है, तो बताइए वो उससे आपका क्या संबंध है। तो इसी को हम कहते हैं तार्किक, रीजनिंग इसी को कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। देखिए जीन पियाजे का मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो दिया, एक पार्ट 1 है और उसी के नीचे एक दूसरा ये पार्ट 2 है। मेरा विश्वास है कि आप दोनों पार्ट अगर देख लेंगे आपको जीन पियाजे से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप ये 2 पार्ट देख लेंगे आपको जीन पियाजे से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ आप कमेंट्स करना जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। अगर आपके लिए वो ये यूजफुल लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि हमें वीडियो आपको कैसा लगा, हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो आपको कैसा लगा। ये एक छोटा प्रयास था, ठीक ना, आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपका जैसे फीडबैक बढ़िया मिलेगा तो आपको मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी, आपके लिए मैथ की भी क्लास दी जाएगी। देखिए आपको ऐसे हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपको ऐसे तैयारी करा देंगे कि आपको जो है कभी भी यूपी टेट और सीटेट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि आप कोचिंग जहाँ मान लीजिए जो करते होंगे आप कीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक सहयोग है क्योंकि मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट है। तो अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो एक जो है आपके लिए एक सहयोग मैं दे सकता हूँ, जो है दूंगा। अगर आपको ये हम जो पढ़ा दे रहे हैं अगर आप इसको देख लेंगे आपको कभी भी टेट और सीटेट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और टेट में आप 120 प्लस मार्क करके लाएंगे, टेट में आप 120 प्लस करके लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मेरा टेट में 121 मार्क्स है, आप देख सकते हैं। टेट में मेरा 121 मार्क्स है, ये देखिए आप देख सकते हैं 121 मार्क्स मेरा यूपी टेट में 121 मार्क्स है। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जो है मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरा टेट में 121 नहीं। एक सही दिशा में तैयारी होती है, एक डायरेक्शन सही दिशा में होता है। अगर आप एक सही दिशा में तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपको 121 का आपका 135 नंबर तक भी टेट में आ सकता है, यूपी टेट में आ सकता है, ये मेरा विश्वास मानिए आप जो है, ठीक है ना। बस आपको एक छोटी सी तैयारी, एक छोटी सी योजना बनानी है आपको किस दिशा में तैयारी करना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है पहले जिससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे बच्चे उसी पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, वो उसी को पढ़ते हैं, और जिससे ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं उसको वो स्किप कर देते हैं। इस वजह से उनका नंबर जो होता है वो कम होने लगता है। तो एक मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।